हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मज़े में? पिछली क्लास में हम गुरुत्व के अधीन गति पर कुछ प्रश्नों को हल कर रहे थे। उसी क्रम को आज भी आगे बढ़ाएंगे और मैं आपसे एक के बाद एक कुछ प्रश्न पूछूंगा। आप सभी लोग प्रश्न को सुनने के पश्चात वीडियो को रोककर स्वयं ट्राई करेंगे। अपना प्रयास पूरा करने के बाद ही आप वीडियो को पुनः ऑन करके मेरे द्वारा किए गए हल को देखेंगे। आइए, पहला प्रश्न एक सरल सा प्रश्न। प्रश्न कहता है, दो गेंदों को दो अनुपात 3 के वेगों से ऊर्ध्व ऊपर प्रक्षेपित किया गया। इनके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें। दो गेंदों को ऊर्ध्व ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया और उनके आरंभिक वेगों का अनुपात 2:3 है। इन गेंदों के द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। वीडियो को रोक दें, प्रश्न का हल स्वयं ढूंढें। हम सभी जानते हैं कि यदि एक गेंद को u वेग से सीधा ऊपर फेंका गया तो इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, जिसे हम प्रायः h लिखते हैं, इसके लिए सूत्र बनाया था हमने पिछली क्लास में। h = u²/2g। u²/2g। अगर u चाल से किसी गेंद को ऊर्ध्व ऊपर फेंका है तो उसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई u²/2g के बराबर होती है। अगर आप भूल गए हैं तो इस सूत्र का डेरिवेशन हमने तीसरे समीकरण के प्रयोग से किया था, v² = u² + 2ay। गेंद की आरंभिक चाल u, त्वरण g नीचे की दिशा में, और अधिकतम ऊंचाई वह बिंदु है, वह विस्थापन है जहां पर गेंद की चाल 0 हो गई। v² = u² + 2ay सूत्र का उपयोग करके हमने यह सूत्र बनाया था। अगर आप में से कुछ लोगों ने अभी तक प्रश्न को हल नहीं किया तो अब वीडियो रोक दें, पुनः एक बार ट्राई करें। विद्यार्थियों, पहले गेंद के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, उसकी चाल, प्रारंभिक चाल u1 का वर्ग बटा 2g होगी। दूसरे गेंद के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, उसकी आरंभिक चाल u2 का वर्ग बटा 2g होगी। और हमसे पूछा गया है h1 और h2 का अनुपात, अर्थात इस पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग कर दीजिए। तो h1/h2 = दिस डिवाइडेड बाई दिस। दिस डिवाइडेड बाई दिस करेंगे तो ये 2g कैंसिल हो जाएगा, आपको प्राप्त होगा u1² / u2²। ठीक है। अब प्रश्न के मुताबिक u1 और u2 गेंद के आरंभिक चालों का अनुपात, u1 और u2 का अनुपात 2:3 है, अर्थात u1 बटा u2 के स्थान पे हम
2/3 रख सकते हैं। यह हमारे प्रश्न का सरल सा उत्तर है। ऐसे प्रश्नों को जल्दी करने के लिए आपको हमेशा यह देखना चाहिए कि जिन दो राशियों का अनुपात ज्ञात करना है, H1 और H2, ये राशियां U और G पर निर्भर करती हैं। तो भाई G का मान तो दोनों गेंदों के लिए समान है, अर्थात G को इनफैक्ट लिखने की आवश्यकता है नहीं। हम सिंपली यह देख लें कि H जो है वो समानुपाती है U स्क्वायर के, इससे ही हमारी बात बन जाएगी। G तो दोनों में समान है, जब अनुपात लेंगे तो वो कैंसिल हो ही जाएगा। तो जैसे ही हम देखेंगे कि H समानुपाती है U स्क्वायर के, तो हम यहाँ से लिख देंगे H1/H2 बराबर U1 स्क्वायर बाई U2 स्क्वायर, और हमारे प्रश्न का हल हमें प्राप्त हो जाएगा। आइए हम करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। एक गेंद को ऊर्ध्व ऊपर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया गया। गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के ऊर्ध्व वेग के साथ प्रक्षेपित किया गया। आपको बताना है गेंद की चाल कितने समय के पश्चात दस मीटर प्रति सेकंड होगी। गेंद की चाल कितने समय के पश्चात 10 मीटर प्रति सेकंड होगी। वीडियो पॉज कीजिए, प्रश्न का हल ढूंढिए। यदि हम इस बिंदु को ही मूल बिंदु माने और ऊर्ध्व ऊपर की दिशा को y अक्ष की दिशा मान लें, तो प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड धनात्मक है, जबकि गेंद का त्वरण पूरे गति के दौरान, ऊपर जाना नीचे आना, इस पूरी गति के दौरान 10 मीटर प्रति सेकंड नीचे की दिशा में, अर्थात त्वरण -10 लिया जाएगा, क्योंकि हमने ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा को धनात्मक दिशा माना है। तो नीचे की दिशा में कोई भी सदिश राशि को हम ऋणात्मक लिखा करेंगे। हमसे पूछा गया कितने समय के पश्चात गेंद की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड होगी। ध्यान दें, अधिकांश विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का हल निश्चित रूप से ऐसे किया है। उन्होंने सोचा किसी समय पर नियत त्वरण से गति में किसी समय पर चाल इस सूत्र से प्राप्त की जाती है, तो क्यों ना हम इस सूत्र से यह पूछें कि बता भाई, वेग का मान 20 कितनी देर के बाद होगा। क्षमा चाहूंगा, वेग का मान 10 कितने समय के पश्चात होगा। आरंभिक वेग 20 है, a का मान -10 है, और उन्होंने इस प्रश्न का हल लिखा 1 सेकेंड। इस हल में कोई त्रुटि नहीं है, परंतु यह हल एक संपूर्ण हल भी नहीं है। एक और समय होगा जब गेंद की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड होगी। गौर कीजिए, यह गेंद जब ऊर्ध्व ऊपर की दिशा में चल रही है, तो यहां धीरे धीरे उसकी चाल घटती जा रही है। यहां पर उसकी चाल हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड। ये गेंद अभी भी ऊपर जा रही है। अब ये यहां पे कहीं रुकी, इसने यू टर्न लिया और ये वापस चली। जब ये नीचे गिरते हुए इस बिंदु पर पहुंचेगी, ठीक उसी जगह पर पहुंचेगी,
तो इसकी चाल पुनः 10 होगी। हाँ, वेग की दिशा नीचे होगी। तो ध्यान दीजिए, जब आप एक गेंद को ऊर्ध्व ऊपर प्रक्षेपित करते हैं तो किसी एक बिंदु से गेंद जितने चाल से गुजरता है, लौटते समय भी उस बिंदु पर उसकी चाल उतनी ही होती है। अगर इस बिंदु से गेंद ऊपर जाते वक्त 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गुजरा है तो लौटते समय, नीचे आते समय उसी बिंदु पर उसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड पुनः होगी। अब हमने जो t = 1 सेकंड ज्ञात किया वो ऊपर जाती हुए गेंद के लिए सत्य है। क्यों? क्योंकि हमने इस समीकरण से पूछा, समीकरण वेग बताता है, यह समीकरण में v, u और a सब सदिश राशियां हैं। हमने इस समीकरण से पूछा v का मान +10 कब होगा, 10 कब होगा। तो समीकरण ने हमें वह समय बताया जब गेंद के वेग की दिशा धनात्मक y अक्ष की दिशा में, वेग धनात्मक 10 है, अर्थात कण अभी भी ऊपर ही जा रहा है और उसका वेग 10 है। यह उस समय की गणना हो गई। परंतु जैसा आपने समझा कि एक और समय ऐसा आएगा जब गेंद नीचे जा रहा होगा, वहां भी कभी ना कभी उसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो उस समय की गणना कैसे करें? पुनः इसी सूत्र से हम पूछेंगे कि गेंद के वेग का मान -10 कब होगा। गौर कीजिए, जैसे ही मैं इस सूत्र से पूछता हूं गेंद के वेग का मान -10 कब होगा, तो यह सूत्र समझ जाता है कि मैं इससे पूछ रहा हूं कि गेंद की चाल 10 जब वो नीचे जा रही है। वेग सदिश ऋणात्मक, अर्थात उसकी दिशा ऋणात्मक y अक्ष की दिशा में है। तो जब गेंद नीचे जा रही होगी तो उसका वेग -10 इस समीकरण में लिखा जाएगा। तो मैं इस समीकरण से एक बार पुनः पूछूंगा कि बता भाई, वेग -10 कितने समय के बाद होगा? वेग है -10, माइनस क्या बता रहा है? दिशा। चाल कितनी है? 10। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कितने समय के पश्चात चाल 10 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो दो उत्तर होंगे, एक तो 1 सेकंड के पश्चात, सही उत्तर है, और दूसरा यहां से आने जा रहा है उत्तर। देखिए, गेंद का प्रारंभिक वेग +20, गेंद का त्वरण 10, समय कितना? गेंद का त्वरण -10। गेंद ऊपर जाए या नीचे आए, गेंद का त्वरण तो नीचे की दिशा में ही है, वह ऋणात्मक ही लिखी जाएगी। पूरी गति के लिए यह समीकरण वेग का मान किसी भी समय पर सही बताता है। तो यहां से हमें जो समय प्राप्त हुआ वह है 3 सेकंड। तो हमारे प्रश्न के 2 उत्तर हैं, एक नहीं 2 उत्तर हैं। 1 सेकंड के पश्चात भी चाल होगी 10 मीटर प्रति सेकंड, और 3 सेकंड के पश्चात भी गेंद की चाल होगी 10 मीटर प्रति सेकंड। आशा करता हूं आपको मेरी ये बात अवश्य समझ में आई। अगला प्रश्न बताइए, एक 20 मीटर ऊंचे टावर पर खड़े एक व्यक्ति ने एक गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की तरफ फेंका। एक टावर पर खड़े होकर आपने गेंद को सीधा ऊपर फेंका। यह गेंद ऊपर जाती है, एक क्षण को रुकती है और फिर लौटती है और ये नीचे जमीन तक गिरती है। ठीक है? इस पूरे गति में गेंद के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। गेंद के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। गेंद के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। जी का मान 10 लें। वीडियो को बंद करें। देखिए, गेंद के द्वारा तय की गई दूरी पूछी गई है, तो दूरी की गणना के लिए यह अति आवश्यक है कि हमें
एग्जैक्ट पथ का ज्ञान हो, पथ का सही सही ज्ञान हो। यहां पर हमें है, हमें पता है कि यह गेंद पहले ऊपर गई, रुकी और फिर नीचे आई। कितना ऊपर गई, यह गेंद कितना ऊपर गई, पहले ये गणना करते हैं। पहले हम यह गणना करेंगे कि यह गेंद यहां से कितना ऊपर गई। मान लो इसको मैंने लिख दिया h1। अभी थोड़ी देर पहले किसी प्रश्न में हमने ऐसा एक सूत्र का उपयोग किया था कि एक गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्व ऊपर फेंका जाए तो उसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई u²/2g होती है। या यदि हम गेंद की गति यहां से प्रारंभ माने, यहां से u चाल से फेंका तो यहां से अधिकतम कितनी ऊंचाई तक ये गेंद जाएगी, ये जानने के लिए हम यह गणना कर सकते हैं। ये कितना आया बताइए, 1.25 मीटर। गेंद 1.25 मीटर ऊंचाई तक गई, ठीक, और उसके बाद पुनः 1.25 मीटर नीचे आई तो यहां पहुंची। 1.25 ऊपर, 1.25 नीचे, और ये 20 मीटर और नीचे। तो कुल तय की गई दूरी अर्थात इस पथ की लंबाई, इस पथ की लंबाई, इस पूरे पथ की लंबाई कितनी हुई दूरी, कितनी हुई दूरी, 1.25 मीटर ऊपर जाना, फिर 1.25 मीटर नीचे आके यहां पहुंचना, और इसके बाद 20 मीटर और नीचे आना। तो कुल तय की गई दूरी हो गई 22.5 मीटर। गेंद के द्वारा तय कुल दूरी 22.5 मीटर। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा गेंद का कुल विस्थापन कितना हुआ? गेंद का कुल विस्थापन कितना हुआ? 20 मीटर नीचे की दिशा में। तो गेंद प्रारंभ में यहां थी, अंत में यहां है, बीच में क्या हुआ इस कहानी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। यदि विस्थापन पूछा गया है तो यह प्रारंभिक स्थिति और यह अंतिम स्थिति, यही है विस्थापन सदिश। 20 मीटर नीचे, यदि ऊपर की दिशा धनात्मक है तो विस्थापन -20 मीटर कहा जा सकता है। ठीक है, अब ऐसे एक प्रश्न की कल्पना करो। यह एक पानी से भरा तालाब है और इस तालाब के तलहटी की गहराई पानी की सतह से 10 मीटर है। ठीक है, एक छोटी गेंद को मैंने कल्पना करो 5 मीटर की ऊंचाई से, जल की सतह से 5 मीटर की ऊंचाई से एक छोटी गेंद को मैंने मुक्त किया, छोड़ा, प्रारंभिक वेग 0। एक छोटी गेंद को मैंने जल की सतह से 5 मीटर की ऊंचाई से मुक्त किया। ये जल है ना, 10 मीटर गहरा जल है। प्रश्न में लिखा है कि जल की सतह से टकराने के उपरांत गेंद नियत वेग से गति करता है। प्रश्न में लिखा है कि जल की सतह से टकराने के उपरांत गेंद नियत वेग से जल के अंदर गति करता है। गेंद जल के अंदर एक नियत वेग से गति करता है। जल की सतह से टकराने के बाद गेंद नियत वेग से गति करता है। बताओ, छोड़े जाने के बाद कितने समय में यह गेंद तालाब की तलहटी पे पहुंच जाएगा, यहां जमीन से जाके टकरा जाएगा। यहां से छोड़ने के कितने सेकंड पश्चात यह गेंद तालाब की तलहटी पे पहुंच जाएगा, यह आपको कैलकुलेट करके मुझे बताना है। तालाब 10 मीटर गहरा,
5 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को छोड़ा, पानी की सतह से 5 मीटर ऊंचाई से एक गेंद को छोड़ा। जल की सतह से टकराने के उपरांत यह गेंद एक नियत वेग से गति करती है, ऐसा प्रश्न में दिया है। आपको बताना है कि मुक्त किए जाने के कितने सेकंड उपरांत यह गेंद तालाब की तलहटी से जा टकराएगी। बताइए। वीडियो पॉज। मुक्त किए जाने के उपरांत जल की सतह तक गेंद एक नियत त्वरण g से चलती है, गुरुत्व के अधीन गति है, परंतु जल में प्रविष्ट होने के उपरांत यह गुरुत्व के अधीन गति नहीं रही। ठीक है, गुरुत्वीय बल तो लग ही रहा है गेंद पर उसके अलावा जल का एक प्रतिरोध बल भी गेंद के ऊपर निश्चित रूप से लग रहा है। तो गेंद एक मुक्त पिंड की तरह सिर्फ गुरुत्व के अधीन गति नहीं कर रही है। जैसे ही जल के अंदर प्रविष्ट हुई यह गेंद, उसके पश्चात जल भी उस पर कुछ बल लगा रही है। तो प्रश्न को अगर फॉलो करें, प्रश्न में जो लिखा है उसको चैलेंज ना करें कि ऐसा कैसे, प्रश्न में जो लिखा है अक्षरशः उसको सत्य मान लें, तो प्रश्न यह कहता है कि गेंद जिस चाल से जल की सतह से टकराई, भी चाल से टकराई, उसी भी चाल से गति करती हुई यह नीचे तक जाती है। गेंद जल की सतह से टकराने के उपरांत नियत वेग से गति करती है, अर्थात गेंद जब जल की सतह से टकरा रही थी उस समय उसका वेग यदि भी था तो उसी भी वेग से वह गेंद पूरे तालाब के अंदर गतिशील रहेगी। तो इतना समझने के बाद अगर आपको लगता है कि आप प्रश्न अब हल कर सकते हैं तो देख क्या रहे हैं, वीडियो बंद कर दीजिए, खुद से कीजिए, यही तो मजा है, खुद से कीजिए। आइए, सबसे पहले हम दो चीजें निकालेंगे। पहला कि ए से बी तक गेंद की गति, अर्थात जल की सतह तक गेंद की गति में समय कितना लगा, एवं बिंदु बी पर गेंद की चाल क्या है। तो ए से बी तक गेंद की जो गति है उसमें समय कितना लगा यदि मुझे जानना है तो इसकी गणना भी हम तुरंत कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने सूत्र याद किया है कि किसी भी गेंद को यहां से छोड़ें तो h नीचे जाने में जो समय लगता है वो होता है √2h/g। तो a से b की गति में जो समय लगा उसको मैं TAB लिख ले रहा हूं, यह है √2h/g। h का अर्थ यहां पर 5 मीटर है, यहां से छोड़ा 5 मीटर नीचे जाने में कितना समय लगा, 1 सेकेंड। a से b तक की गति में गेंद को 1 सेकंड का समय लगा। अब बिंदु B पर गेंद की चाल क्या है? आंसर है, इसकी गणना हम दो प्रकार से कर सकते हैं। यहां की चाल जानने के लिए v² = u² + 2gy यह सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, या समय पता है कि यहां से यहां तक कितना समय लगा तो इतने समय के उपरांत गेंद की चाल क्या होगी, इसकी गणना कर सकते हैं। इसके लिए इनफैक्ट हम लोगों ने सूत्र भी याद करके रखा है, भूलिए मत, वो सब याद करते रहिए। तो एक गेंद को h ऊंचाई से छोड़ा तो नीचे पहुंचकर उसकी चाल √2gh होती है। तो यहां से छोड़ा, h नीचे आकर गेंद की जो चाल है वो √2gh। ये छोटे छोटे सूत्र याद रखने हैं, इससे प्रश्नों का हल थोड़ा जल्दी होता है। h का मान 5 मीटर, ओहो हो, ये आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। तो गेंद की चाल जल की सतह पर 10 मीटर प्रति सेकंड। अब प्रश्न के मुताबिक गेंद इसी 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से गति कर रही है,
और वो तालाब की तलहटी तक पहुंचती है। तो प्रश्न में यह लिखा है कि यह जो पानी की गहराई है ये 10 मीटर है। तो ये तो बड़ा ही सरल है, त्वरण नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां जो वेग है उसी वेग से अब गेंद गति करेगी, तो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही गेंद गति करेगी ना, और 10 मीटर जाना है, कितना समय लगेगा? 1 सेकंड। तो ये तो हमने फट से कैलकुलेट कर लिया कि भाई B से C की गति नियत वेग से गति है, एक समान गति है, अर्थात B से C जाने में जो समय लगना है वह 10 मीटर बटा 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर की दूरी और चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो ये भी आ गया 1 सेकंड। तो यहां से यहां जाने में 1 सेकंड, यहां से यहां जाने में 1 सेकंड, तो कुल तालाब की तलहटी तक पहुंचने में कितने सेकंड का समय लगा? 2 सेकंड। प्रश्न सरल था, प्रोवाइडेड कि हम प्रश्न के अर्थ को ठीक से समझें, भौतिकी की भाषा में समझें, तब प्रश्न आसानी से बनता है। आइए एक और प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न कहता है कि एक हॉट एयर बलून है, एक बलून है, बड़ा बलून। आप अक्सर देखते हैं कि लोग जो थोड़ा जोखिम भरा खेल पसंद करते हैं वो ऐसे बलून में आपको उड़ते हुए कहीं दिख जाएंगे, या कई बार हमारे सेना के नौजवान आपको किसी कारण से ऐसे बलून में उड़ते हुए यहाँ वहाँ दिख जाएंगे। हॉट एयर बलून, उसके अंदर एक हल्की गैस को गर्म करने की व्यवस्था होती है और पूरे बलून में वो गैस भरा होता है, और उत्प्लावन बल गुरुत्व से अधिक होने की वजह से बलून ऊपर उठता चला जाता है। ठीक है, इस बलून में 2-3 लोग बैठ के भी ऊपर जा सकते हैं ना। तो एक हॉट एयर बलून है। कल्पना करो कि यह बलून पृथ्वी की सतह से 20 मीटर की ऊंचाई पे है, और इस समय इसकी जो चाल है वो ऊर्ध्व ऊपर की दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड है। एक बलून है, उसमें कुछ लोग बैठे हैं। कल्पना करो आप ही बैठे हो। ये भारी भरकम बलून पृथ्वी की सतह से 20 मीटर की ऊंचाई पे है। भारी भरकम बलून, देखने में भारी भरकम है नहीं वो उतना भारी, ठीक है, आप उसमें बैठे हो इसलिए भारी हो गया। तो भारी भरकम ये बलून एक नियत वेग 2 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर चला जा रहा है, ऐसे उठता चला जा रहा है। आप उसमें बैठे हो। जब आप पृथ्वी की सतह से 20 मीटर की ऊंचाई पर हो, उस समय आपने एक गेंद को बलून से छोड़ा। गौर करना है, गेंद को आपने हाथ ऐसे बाहर निकाला और जस्ट छोड़ दिया उसको, और कुछ नहीं किया। आपने उस गेंद को मात्र छोड़ दिया। हाँ जी हाँ, मैंने इसको गिराया और शायद तोड़ भी दिया। चलिए, तो एक बलून को आपने उड़ते हुए देखा। वो जब पृथ्वी की सतह से 20 मीटर की ऊंचाई पे है, उस समय किसी ने हाथ बाहर निकालकर और उसे छोड़ दिया, गेंद को छोड़ दिया। प्रश्न में पूछा गया है कि यह गेंद कितने समय के उपरांत जमीन से टकरा जाएगा। एक चलते हुए ऐसे बलून से एक गेंद को मुक्त किया गया। आपको बताना है गेंद कितने समय के पश्चात जमीन से टकराएगी।
बताइए, वीडियो पॉज कीजिए। सभी विद्यार्थियों से पुनः अनुरोध करता हूं, वीडियो पॉज कीजिए, प्रश्न को खुद बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, यहां पर भौतिकी के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का उपयोग है, जो हालांकि हम आगे पढ़ेंगे पर छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होता है, जड़त्व का नियम। जी, यह बलून 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर जा रही है, उसमें रखी हर चीज 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर जा रही है। यदि आपने हाथ बाहर निकालकर उस गेंद को ऐसे मुक्त कर दिया तो मुक्त करते ही गेंद की चाल शून्य नहीं होगी, वो 2 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। न्यूटन ने बताया कि यह गतिशील पिंड गतिशील ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न कार्य करे कुछ समय तक। तो आपने यदि इस बॉल को, गेंद को पकड़ के रखा है तो अच्छा, ये गेंद नहीं है, कोई बात नहीं यार, कलम मान लो कि कलम को छोड़ा है। हाँ, तो यदि आपने इस कलम को ऐसे पकड़ के रखा है और आप बलून के साथ 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर जा रहे हैं, तो ये कलम भी 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर जा रही है। छोड़ दिया तो छोड़ते ही इसकी चाल शून्य थोड़ी हो जाएगी, वो 2 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। यदि आप एक चलती हुई बस से एक गेंद को गिरा दें तो आपके हाथ से छूटते ही गेंद की चाल शून्य थोड़ी हो जाती है। बस अगर इस दिशा में जा रही है, आप खिड़की के बाहर हाथ रख के छोड़ें तो गेंद की जो गति है बस के साथ, वो गति उसमें रहती है, वो कहीं उधर आगे जाके गिरती है। यही कारण है कि हम चलती हुई बस से अगर कूदते हैं कभी कभार तो हमारे चेहरे का रंग बदल जाता है, मतलब चोट लगती है, गिर जाते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि अरे यार ये तो सड़क दिख रही है, हम सड़क पे उतर जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि बस के साथ साथ हमारे पूरे शरीर में एक वेग है। तो जितनी देर में हमारा पैर बस से निकल के सड़क पे पहुंचेगा, उतनी देर तक ये जो गति है बस के साथ, वो गति गायब नहीं हुई, वो है आपके शरीर में। तो आप सोच रहे हो कि अरे ये पैर मैं यहां रखूंगा, ना 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 ना, जैसे ही आपका शरीर बस से अलग हुआ तो आप सिर्फ नीचे नहीं गिर रहे हो, आप बस की दिशा में भी गतिशील हो, आप ये भूल जाते हो। तो होता यह है कि तुम सोचते हो कि मेरा पैर यहां पड़ेगा सड़क पे, लेकिन इतनी ही देर में तुम यहां पहुंच जाते हो, जिसकी उम्मीद तुम्हें नहीं थी, जिसके लिए तुम तैयार नहीं थे, और इस वजह से तुम्हें चोट लगाती है। तो बिल्कुल इसी कारण से जब इस गेंद को आप मुक्त करेंगे तो इसकी प्रारंभिक चाल शून्य नहीं लेनी है, 2 मीटर प्रति सेकंड लेनी है। बस इस प्रश्न में यही आपको समझना है, इसकी प्रारंभिक चाल 2 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो अब इसके पश्चात ये गेंद गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है, क्योंकि आपने इसे बलून से अलग रख दिया। अब गेंद के ऊपर तो सिर्फ गुरुत्व ही लग रहा है, तो ये गेंद ऑफकोर्स कुछ ऊपर जाएगी, ऐसे रुकेगी और फिर ऐसे जमीन पे नीचे गिर जाएगी। तो हमने कहा है कि इस पूरे गति के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान का समय, उड्डयन काल, माफ कर दो भाई, इस पूरे गति के लिए हमें उड़ान का समय ज्ञात करना है। कितने समय में गेंद धरती की सतह पर वापस टकरा जाएगी, आइए कैलकुलेट करते हैं। इस प्रश्न को अगर सरल भाषा में व्यक्त करूं तो प्रश्न ऐसा है कि 20 मीटर की ऊंचाई से, पृथ्वी की सतह से 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को ऊपर प्रक्षेपित किया गया है, यही तो प्रश्न है। अगर प्रश्न ऐसा लिखा होता कि एक गेंद को पृथ्वी की सतह से 20 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर ऊपर फेंका गया 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो यही प्रश्न है। अब यह गेंद थोड़ा ऐसे ऊपर जाती है, रुकती है और फिर ये नीचे आ जाती है। इस पूरे गति में कितना समय लगा ये जानने के लिए हम अक्सर विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि वो पूरी गति को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, ऊपर की गति अलग, नीचे की गति अलग, ठीक है, वो भी सही है, कर सकते हैं। परंतु हम इसको एक झटके में, एक स्टेप में भी
कर सकते हैं। ठीक है, एक द्विघात समीकरण बनेगा, परंतु उसका हल हमें एक बार में उत्तर दे देगा। चलिए हम दोनों तरीके से करके देख लेते हैं, ताकि आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ ये सर सही बोलते हैं। आइए, सबसे पहले हम ऐसे सोचते हैं कि गेंद बिंदु ए से चली और बी तक ऊपर गई। ए से बी, इस गति ए से बी की विस्थापन में गेंद को कितना समय लगा बताइए। ए से बी की गति में गेंद को कितना समय लगा, इसको T1 लिख लेता हूं, बताइए। U/G, ये तो हमने पढ़ा है सबसे पहला सूत्र शायद। एक गेंद को U चाल से फेंको तो नीचे से शीर्ष बिंदु तक पहुंचने में U/G समय लगता है। यहां से फेंका, शीर्ष बिंदु तक जाने में U/G, जल्दी जल्दी करना है ना। तो ये 2/10 0.2 सेकेंड, गेंद को ऊपर जाने में लगा 0.2 सेकेंड। ठीक, अब ए से बी तक ये गेंद का विस्थापन कितना हुआ, अर्थात एक गेंद को 2 की चाल से ऊपर फेंकें तो उसकी महत्तम ऊंचाई क्या होगी। अगर हम यह ज्ञात करना चाहें तो इसके लिए भी सूत्र आपको याद है अब तो, U²/2G। एक गेंद को U चाल से ऊपर फेंका तो महत्तम ऊंचाई U²/2G। U का मान 2, ये आ गया 1/5 मीटर, 0.2 मीटर। ठीक है, अब हम ये समझते हैं, गेंद ए से बी तक गई, इसमें समय लगा 0.2 सेकेंड, और ए से बी तक जाने में गेंद इतनी ऊंचाई ऊपर चढ़ गई। ए से बी की दूरी 0.2 मीटर है। अब बी से गेंद सीधे गिरी सी तक। बी पर आरंभिक चाल 0 है, गौर किया जाए, गेंद वहां रुक गई एक पल को और फिर नीचे गिरी। तो कुल मिलाकर ये 2.2 मीटर है। क्षमा चाहूंगा, 20.2 मीटर है कि नहीं। ये 20 मीटर और ये 10.2 मीटर। तो 20.2 मीटर की ऊंचाई से गेंद को छोड़ा, नीचे आने में कितना समय लगेगा। तो बी से सी की गति के लिए जो समय है, मान लिया T2, एक गेंद को h ऊंचाई से छोड़ा तो नीचे तक आने में जो समय लगता है वो ये सूत्र से प्राप्त होता है। h की जगह पे कितना लिखेंगे, 20.2 मीटर। g की जगह पे लिखेंगे 10। तो ये बन गया 40.4, अर्थात 40.4 बटा 4.04। ठीक है, इतना सेकंड। इसकी गणना आप कर सकते हैं ऑफ कोर्स, मोटा मोटी ये 2 ही सेकंड आएगा और क्या आएगा, लगभग 2 सेकंड। तो कुल जो उड़ान का समय हुआ, यहां से यहां जाने का समय 0.2 सेकंड और यहां से यहां आने का समय लगभग 2 सेकंड। तो कुल समय 2.2 सेकंड। ठीक है, प्रश्न को हल करने का एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका जो मैं कह रहा हूं कि आप एक समीकरण लिख करके मात्र इस प्रश्न का हल कर सकते हैं, वो कुछ ऐसा हो सकता है। हालांकि उसमें आपको एक द्विघात समीकरण हल करने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न है, 20 मीटर की ऊंचाई पे हम खड़े हैं, दो मीटर प्रति सेकंड के वेग से गेंद को ऊपर फेंका, गेंद ऊपर गई, रुकी और नीचे आई। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि गेंद को जिस बिंदु से फेंका यही हमारा मूल बिंदु है, और लेटस से ऊपर की दिशा को हम धनात्मक y दिशा मानते हैं, नीचे की दिशा को भी आप मान सकते हो, आपकी इच्छा। इस पूरे गति के दौरान त्वरण नियत था, नीचे की दिशा में ऋणात्मक y दिशा में g। पूरी गति को हम एक बार में हैंडल कर सकते हैं। हम इस समीकरण से एक बार में यह पूछ सकते हैं कि हे समीकरण, मुझे यह बताओ
कि कितने समय में गेंद का विस्थापन -20.2 मीटर होगा। ठीक लिख रहा हूं? गलत लिख रहा हूं, -20 मीटर होगा। गेंद यहां से चली, बीच में क्या हुआ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, अंत में गेंद यहां पाई गई, तो जो विस्थापन है वो 20 मीटर नीचे की दिशा में, नीचे मतलब ऋणात्मक, इस समीकरण से सीधा पूछेंगे कि विस्थापन -20 मीटर होने में कितना समय लगा बताइए। u का मान हम 2 लिखेंगे +2, क्योंकि गेंद को सीधा ऊपर फेंका गया है, u धनात्मक है। त्वरण का मान -10 लिखेंगे, गेंद ऊपर जाए या नीचे आए, त्वरण तो नीचे की दिशा में है और वो ऋणात्मक है। इस समीकरण को थोड़ा सरल करके लिखेंगे, 2 × 5 = 10, तो ये बन जाएगा 5t² - 2t - 20 = 0। अब इस द्विघात समीकरण का हल मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आप लिखेंगे तो आपको यही प्राप्त होगा। तो ये भी एक तरीका है प्रश्न को हल करने का। चलिए, एक प्रश्न ग्राफ पर आधारित पूछ लेता हूं, ठीक है? एक गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। इसे मूल बिंदु लेना है और नीचे की दिशा धनात्मक y अक्ष की दिशा लेनी है। प्रश्न में लिखा है कि गेंद को मूल बिंदु से ही छोड़ा गया और नीचे के दिशा को आप धनात्मक y अक्ष की दिशा लीजिए। g का मान 10 ले लीजिए। गेंद सीधा नीचे गिरता हुआ धरती से टकरा गया। आपको 2 ग्राफ बना के बताने, एक गेंद का वेग समय ग्राफ बनाइए और दूसरा गेंद का विस्थापन समय ग्राफ बनाइए। गेंद का वेग समय ग्राफ बनाइए और गेंद का विस्थापन समय ग्राफ बनाइए। अपनी नोटबुक में बनाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, बनाइए। सरल है, नीचे की दिशा धनात्मक है, गेंद का वेग छोड़े जाने के t सेकंड के पश्चात हमें इस सूत्र से प्राप्त होगा। ठीक, प्रारंभिक वेग 0 है, u का मान 0 है, इसलिए भी u की जगह 0 लिखेंगे, a की जगह 10 लिख देता हूं। g नीचे की दिशा धनात्मक है, g धनात्मक है, यही है वेग, यही है वेग समय के फलन में। तो vt का सरल रेखीय फलन है, ग्राफ एक सरल रेखा होगी। अच्छा, कितने सेकंड के लिए ग्राफ को बनाएंगे आप? ये जानने के लिए हमें गणना करना पड़ेगा कि ये गेंद को यहां से यहां तक आने में समय कितना लगा। आप गणना कर पाएंगे? √2h/g, t बराबर होता है √2h/g, 2 × 20/10, 2 सेकंड। गेंद कुल 2 सेकंड तक गति करती है, बस 10 सेकंड में धरती से टकरा गई ना, 2 सेकंड। तो सिर्फ 2 सेकंड में ये वेग समय के साथ रेखीय रूप से बढ़ता रहा और 2 सेकंड के अंत में वेग का मान 20 होगा। 0 से प्रारंभ करके ऐसे हम ग्राफ को दिखाएंगे। 2 सेकंड में गेंद के वेग का मान 20 मीटर प्रति सेकंड। ये वेग समय ग्राफ हो गया। ठीक, विस्थापन समय ग्राफ बनाइए, गेंद का विस्थापन समय ग्राफ बनाइए, खुद से बनाइए। विस्थापन, गेंद का विस्थापन
समय के साथ ऐसे बदलता है। u का मान 0 दिया हुआ है, g का मान 10, तो जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ वो ये हुआ। गेंद का विस्थापन समय के साथ कुछ इस प्रकार से बदल रहा है। इस समीकरण का ग्राफ बनाना है। कितने समय के लिए? 2 सेकंड के लिए। 2 ही सेकंड तक तो गति हुई। ये कैसा समीकरण है? y t का द्विघात फलन है, अर्थात ग्राफ कैसा होगा y t का? परवल है, एक पैराबोला। तो विस्थापन और समय का ग्राफ एक पैराबोला होगा, ऐसा। ये पैराबोला एक्चुअली ऐसा होता है, पर हम ये हिस्सा नहीं बनाएंगे। ऋणात्मक समय का तो कोई अर्थ है नहीं, हम सिर्फ 2 सेकंड की गति के लिए यह ग्राफ बनाएंगे। 2 सेकंड में गेंद जमीन पर आ गया, विस्थापन 20 मीटर हुआ। यह गेंद का विस्थापन समय ग्राफ है, ठीक है। आइए एक और प्रश्न कर लेते हैं, इस प्रश्नों के सिलसिले को रोकने के पहले। आइए, सरल सा प्रश्न। एक गेंद को किसी ऊंचाई से मुक्त किया गया। प्रश्न में लिखा है एक गेंद को किसी ऊंचाई से मुक्त किया गया और गति के आखिरी 1 सेकंड में, देखिए ये गेंद चली जा रही है। मान लो 1 मिनट के लिए ये h ऊंचाई से मुक्त किया गया। प्रश्न कहता है गति के आखिरी 1 सेकंड में गेंद ने h/25 दूरी पूरी की, या आखिरी 1 सेकंड में। प्रश्न में लिखा है गति के आखिरी 1 सेकंड में गेंद ने 16h/25 दूरी तय की। h का मान बताइए। एक गेंद को h ऊंचाई से छोड़ा और वो गिर रही है। गति के आखिरी 1 सेकंड में, जैसे अगर टोटल 10 सेकंड तक गिरी तो 9 सेकंड के बाद 1 सेकंड के अंतराल में गेंद ने 16h/25 की दूरी तय की। एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं, मुझे नहीं पता 10 सेकंड लगे कि 8 सेकंड लगे। तो आपको h का मान ज्ञात करना है। वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ी देर तक प्रश्न के साथ खेलने का प्रयास कीजिए। देखिए, मान लिया गेंद को 0 समय पे यहां छोड़ा गया और यहां पहुंचने में गेंद को t सेकंड लगे। नीचे की दिशा को धनात्मक दिशा ले लेते हैं ना। तो गेंद यहां पर कितने समय के पश्चात है? t-1। आखिरी 1 सेकंड में, लास्ट के 1 सेकंड में ये गेंद का विस्थापन है। लास्ट के 1 सेकंड में ये गेंद का विस्थापन है। तो t-1 सेकंड में जैसे कुल 10 सेकंड लगे, t का मान 10 है, तो ये 9 सेकंड समय हो रहा है। 9 से 10 सेकंड के अंतराल में 1 सेकंड में इतनी दूरी तय की। तो t-1 सेकंड में गेंद ने कितनी दूरी तय की? ये कितना है?
h माइनस 16h/25, ये कुल h है और ये 16h/25 है, तो ये हो गया 9h/25। अर्थात गेंद को छोड़ने के t-1 सेकेंड में गेंद ऊपर से कितना नीचे आई, 9h/25, और गेंद को छोड़ने के t सेकेंड में गेंद कितना नीचे आई, तो कुल h। तो हम इस समीकरण का उपयोग करने जा रहे हैं 2 बार। देखिए, इस समीकरण का उपयोग करेंगे 2 बार। एक बार यहां से यहां की गति के लिए क्या लिखूं बताइए। विस्थापन हुआ 9h/25, प्रारंभिक वेग 0, हाफ g t-1 का स्क्वायर। यहां से यहां तक आने में गेंद को t-1 सेकेंड का समय लगा और विस्थापन है 9h/25। यह हमारा प्रथम समीकरण। ठीक इसी प्रकार इसी सूत्र का उपयोग करते हुए हम यहां से यहां की गति को लेते हैं। हम लिखते हैं h इज इक्वल टू, u 0 है, हाफ GT²। यहां से यहां तक की गति के दौरान कुल विस्थापन h हुआ, समय t सेकंड का लगा, तो विस्थापन y की जगह h लिखा, समय की जगह t लिखा, u तो 0 है। अब ये जो 2 समीकरण हैं, इसमें 2 अज्ञात राशियां हैं। हमें h नहीं पता, हमें t भी नहीं पता, पर हमारे पास 2 समीकरण है, बस प्रश्न हल हो चुका है। भौतिकी में नहीं, गणित में यदि आपके पास 3 अज्ञात राशियां हैं x, y, z, तो आपको 3 समीकरण चाहिए, तभी आप एक यूनिक सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। अगर 2 अज्ञात राशियां हैं तो 2 समीकरण होने चाहिए, नहीं तो हल नहीं हो सकता। x और y, आपने बचपन में बहुत से प्रश्न बनाए हैं। x और y 2 अज्ञात राशियां हैं तो 2 समीकरण होते थे। सिर्फ एक ही अज्ञात राशि है x, तो एक ही समीकरण काफी होता है। x, y और z 3 अज्ञात राशियां हैं तो 3 समीकरण आवश्यक है। यहाँ h और t 2 अज्ञात राशियां हैं और हमारे पास 2 समीकरण है, बस हम खुश हैं, प्रश्न हल हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों को हल करना है। एक आसान विधि यह हो सकती है कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दें। समीकरण 1 को भाग लगा दें आप समीकरण 2 से, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस 9/25 इज इक्वल टू, इसको इससे भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, t-1 होल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, t-1/t का स्क्वायर। ऐसा अब वर्गमूल कर दें अगर दोनों तरफ, तो 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5 और इधर हो गया t-1/t। यहाँ वर्गमूल लेने से प्लस माइनस दोनों आते हैं, और माइनस लिखना सर्वथा निरर्थक है। कारण है कि t-1 और t ये दोनों समय हैं, और समय का अनुपात ऋणात्मक कैसे हो सकता है, कोई अर्थ नहीं है। तो इस समीकरण को हम हल करेंगे। यहां से हमें t का मान प्राप्त हुआ 2.5 सेकेंड। अर्थात गेंद ऊपर से नीचे तक आने में जो कुल समय लेती है वो है 2.5 सेकेंड। अब t का यह मान यदि हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दें तो हमें h प्राप्त हो जाता है। जो कुल ऊंचाई थी जिससे गेंद को गिराया गया था वो प्राप्त हो जाता है। तो समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं h बराबर हाफ g का मान 10 और t का मान 2.5, हाफ जी टी स्क्वायर। इसको हल करके लिख दें, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। ये हो जाएगा 6.25, 62.5 बटा 2, 31.25 मीटर। यही हमारे टावर की ऊंचाई थी जहां से गेंद को छोड़ा गया था। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आपने इन प्रश्नों को ठीक से समझ लिया है। हमने मोटे तौर पर
कई प्रश्न किए और लगभग हर प्रकार के कॉन्सेप्ट से मुकाबला किया, सामना किया, समझा उनको। अगली क्लास में हम इस कहानी को, शुद्ध गतिकी की कहानी को आगे बढ़ाएंगे और द्विविमीय गति, प्रक्षेप्य गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मैं शशिभूषण तिवारी आप सभी से विदा लेता हूं।